हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 टर्म 1 के कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई ने अभी अभी 2-3 दिन पहले ही अपलोड किए हैं अपनी साइट के ऊपर। सैंपल पेपर की तरह उन्होंने अपलोड किए हैं। जैसे ये क्लास 10 सेशन 2021 टर्म 1 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर की तरह उन्होंने अपलोड किया है। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Savita has a lamp placed at the center of her square yard. सविता का एक स्क्वायर यार्ड है जिसके सेंटर पर एक लैंप रखा हुआ है। ईच साइड मेजरिंग 20 मीटर। स्क्वायर की साइड 20 मीटर है। द लाइट ऑफ लैंप कवर ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर ऑन यार्ड। व्हाट एरिया ऑफ यार्ड इज नॉट लिट बाय द लैंप। देखो, ये एक सर्कल जिसकी रेडियस 10 है, वहां तक ये अपनी रोशनी फैलाता है, उस सर्कल तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर बिल्कुल बीचों बीच है और ये साइड 20 है तो ये 10 होगा, यानी कि वो ऐसा सर्कल होगा जो कि स्क्वायर की हर एक पार्ट को टच कर रहा है। हमें वो एरिया बताना है जो कि जहां तक इसकी लाइट नहीं पहुंचती है, ये वाला एरिया हमें बताना है। तो हम जानते हैं, सिंपल है, स्क्वायर का एरिया उसमें से हम माइनस कर देंगे सर्कल का एरिया। तो स्क्वायर का एरिया क्या है? 20 × 20, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, माइनस 400 में से माइनस करना है सर्कल का एरिया। वैसे आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको एक ही ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखाई देगा कि 400 माइनस समथिंग पाई है, मतलब सर्कल का एरिया है। तो वहीं से आप समझ सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि रेडियस 10 है तो एरिया कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर, यानी कि 100 पाई। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि 400 माइनस 100 पाई स्क्वायर मीटर इस पार्ट का एरिया हो गया, शेडेड पार्ट का। काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल x रेशियो एंगल y 1:2 है, तो टेंजेंट x की वैल्यू बतानी है। देखो, ये तो 90 डिग्री है, एक्स वाई 1:2 का रेशियो है, तो देखो 30-60 हो गए। ये 30-60 बहुत ही इजीली हम ये पता लगा सकते हैं। देखो, ये 90 है तो कितने एंगल्स बनते हैं जिनकी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं? या तो 45-45 का पेयर बनेगा, या फिर 30-60 का पेयर बनेगा। 30-60 का, ये दो ही पेयर बनते हैं। अब x रेशियो y 1:2 है, x रेशियो y 1:2 है, तो 1:2 तो 30-60 में बन रहा है, यानी कि x 30 है और y 60 है। 1 रेशियो y वाला 2 पार्ट है तो y को 60 लिया गया है। ओके, अब टेंजेंट x पूछ रहा है, यानी कि टेंजेंट 30 1/√3 हो गया। इसका आंसर हो जाएगा a। काफी इजी था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following number can be written as non-terminating but repeating decimal? मतलब कि रैशनल नंबर होना चाहिए वो, क्योंकि रिपीट कौन से करते हैं? रैशनल नंबर। तो ये तो रैशनल है ही, लेकिन ये डेसिमल एक्सपेंशन में है ही नहीं इसका, तो इसको तो हम नहीं लेंगे। नीचे 8 है। देखो, डिनोमिनेटर में अगर 2 की कुछ पावर और 5 की कुछ पावर है, यानी कि फैक्टर्स में 2 और 5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन पूछा क्या गया? नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये ऑप्शन भी नहीं ले सकते हम। √6 तो इरेशनल है, ये भी नहीं लेना। तो बचा ये, इसको आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि 12 के फैक्टर्स में 3 आता है। तो 3 अगर एक प्राइम नंबर की तरह आ गया, या 2 या 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का केस हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंटर दिया हुआ है। पी आर एंड आर क्यू आर कोड्स। पी आर एंड आर क्यू ये कोड्स हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस 5 सेंटीमीटर दी हुई है। पी आर 8 सेंटीमीटर, ओके, एंड क्यू आर 6 सेंटीमीटर, ओके। एंगल पी आर क्यू 90 डिग्री, ये 90 है। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ शेडिड रीजन? शेडिड रीजन का अप्रोक्सीमेट एरिया निकालना है। देखो, हम क्या करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है। सेमी सर्कल में से ट्रायंगल माइनस कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये दो काम करने हैं हमें। ओके, सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकालूंगा मैं? पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया सेमी सर्कल, माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि 8 और 6 है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता हूं।
यहाँ भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेता हूँ, 25 बन जाएगा ये, क्योंकि r 5 है तो 25, तो 25 पाई बाय 2 माइनस, अगर मैं इसको कट करता हूँ तो 24, 25/2 पाई माइनस 24, मुझे बी ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, shown below the graph of line y minus 2x equal to 0, x plus y equal to 6 and px plus qy equal to r, ये ग्राफ दिए हुए हैं तीनों लाइंस के। तो which of the following which of the solution of the pair of equation x plus y equal to 6 and px plus qy equal to r, देखो सॉल्यूशन कैसे हम देखते हैं, जहां भी दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही उसका सॉल्यूशन होता है। हम देखो ग्राफ देने का यही मतलब है यहाँ का कि इंटरसेक्शन पॉइंट हम ग्राफ में देखकर निकालें। तो ग्राफ क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाली लाइन, ये देखिए ये वाली लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 6, और ये पी एक्स प्लस क्यू वाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट हो रहा है, ये वाला पॉइंट इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। यही हमें बताना है, इसका सॉल्यूशन यही बताना है। ये क्या है, x तो यहाँ पर 4 है, y यहाँ पर 2 है, x यहाँ पर 4 है और y यहाँ पर 2 है, तो x4 y2, बस खत्म। खाली ग्राफ देखा और सॉल्यूशन हमने बता दिया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है, वेसल हैविंग 30 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एम्प्टीड बाय 2 ओपनिंग्स, एक वेसल है जिसके अंदर 30 मीटर क्यूब पानी है, उसको खाली किया जा रहा है 2 ओपनिंग्स से, वन स्मॉल एंड द अदर लार्ज, ओके। The water flows out through the smaller opening at the rate of u meter cube per hour, जो छोटे वाली ओपनिंग है वहां से u मीटर क्यूब पानी निकल रहा है 1 घंटे में, लार्जर से v मीटर क्यूब पर आवर, और ये दिया हुआ है 3u प्लस 2v 70 के इक्वल है, दैट द वेसल गेट्स फुली एम्प्टीड इन 1 आवर, और ये भी हो जाता है कि पूरा का पूरा वेसल 1 घंटे में पूरा एम्प्टी हो जाता है, तो v की वैल्यू क्या होगी। देखो 1 घंटे में छोटे वाला u एम्प्टी करता है, u मीटर क्यूब एम्प्टी करता है। अच्छा, बड़े वाला 1 घंटे में कितना एम्प्टी करता है, v मीटर क्यूब, और दोनों मिल जाते हैं तो 1 घंटे में कितना खाली करते हैं, जितना पूरा टैंक का वॉल्यूम है, यानी कि 30, तो u प्लस वी इक्वल टू 30 आ गया। और एक इक्वेशन हमें दी हुई है क्या इन दोनों को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम है, हमें v की वैल्यू बतानी है, बहुत ही इजीली हम बता सकते हैं, u को सेम बना देते हैं एंड एलिमिनेशन हम यूज कर लेंगे, u को सेम बना देते हैं, एलिमिनेशन यूज कर लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, तो ये बनेगा 3u 3v और इधर बनेगा 90, और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 3u माइनस 3u, ये तो जीरो हो गया, 2v माइनस 3v माइनस v हो गया, और इक्वल टू, ये कुछ नहीं है, इक्वल टू 70 माइनस 90 हो गया -20, यानी कि v की वैल्यू 20 हो गई, दैट्स ऑल, बस इतना सा ही पार्ट था। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। The sum of the digits of 2 digit number is 9, 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट का एक नंबर है जिनके डिजिट्स का सम 9 है, ओके। अगर 27 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाती है, तो विच ऑफ दीज इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम इक्वेशन बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं, इक्वेशन बनाने की गलती मत करना, आपको गैस करना है, किस तरीके से गैस करना है मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। देखो जब भी कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया जाए और डिजिट्स इंटरचेंज हो जाए, तो जो भी सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको 9 से डिवाइड कर लो, वही उन दोनों डिजिट का डिफरेंस होता है। इसको 9 से डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड कर दो, वही उन दोनों का डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस कितना है, डिजिट्स का 3 है। अगर ऐसे भी मान लो आपको ये बात ध्यान में नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऐसे नंबर लिख लो जिनका सम 9 बनता है, 18 27 36। देखो सीधी सी बात ये है कि अगर इनमें से किसी में से भी हम 27 माइनस करेंगे तो इंटरचेंज नहीं होने वाला। इंटरचेंज कब होगा, जब वो नंबर खुद 50 से बड़ा होगा। देखो 45 तक हम 27 माइनस करेंगे तो बड़ा नंबर कैसे आ सकता है, क्योंकि इसको रिवर्स करेंगे तो 54 आएगा, बड़ा नंबर नहीं आ सकता। तो नंबर बने, हो सकता है 54 हो,
लेकिन 54 में अगर 27 माइनस करूंगा तो 45 तो नहीं आ रहा। ओके, इसके बाद क्या हो सकता है 63 और 27 माइनस कर रहा हूं तो क्या 36 आ रहा है? यस, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि वो नंबर कौन है? 63 ही है। तो मैंने क्या किया, ऐसे डिजिट्स को ऐसे 2 डिजिट लिख लिए जिनके डिजिट्स का सम 9 हो रहा है, मैंने लिख लिया और मैंने देखा कि किसमें से 27 माइनस करके डिजिट्स उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो 63 एक ऐसा नंबर निकल गया। क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स x इंटू वाई या 6 इंटू 3, ये बताना है। तो 6 इंटू 3 कितना होगा? 18। 6 3 जा 18, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है, इक्वेशन मत बनाना, इक्वेशन बना के क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है किसी भी हाल में, तब तो फिर आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हाँ, ये रूल भी आपको मैं एक बार अच्छे से बता देता हूँ कि देखो, जब भी डिजिट और उसका उल्टा करते हैं, 2 डिजिट में बात हो रही है, ये कोई भी नंबर है और उसका उल्टा कर देते हैं और उनका डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस को 9 से डिवाइड कर दो, जितना आंसर आएगा उतना ही डिजिट्स में डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ 27 माइनस करने पर डिजिट इंटरचेंज हो रही है, तो 27 को 9 से डिवाइड करूंगा तो आ रहा है 3, तो डिजिट्स के बीच का डिफरेंस 3 है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 6 और 3। तो मैं नंबर ही ऐसे लेता, अगर मुझे ये बात पता है तो मैं नंबर ही ऐसे लेता जिनके बीच में 3 का डिफरेंस है। अब 1 और 8 में 3 का डिफरेंस है ही नहीं, मैं क्यों लूंगा? इसमें भी 3 का डिफरेंस नहीं है, मैं क्यों लूंगा? इसमें 3 का डिफरेंस है, ये लेता, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 3 का डिफरेंस है, ये लेता है। तो दो ही ऑप्शन मेरे पास बचते जिनमें से मैं इजीली पता लगा सकता था कि इसमें से 27 माइनस करने पर कभी 63 तो बन ही नहीं सकता, ये इसका कभी उल्टा हो ही नहीं सकता, इसी का उल्टा हो सकता है, तो यही इसका आंसर है 63। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दो स्टेटमेंट दी हुई है, ये देखिए ये रही। वन लेवल्ड एजर्शन एंड अदर लेवल्ड रीजन, सॉरी ये तो इक्वेशन है, स्टेटमेंट ये वाली है। ये एजर्शन है और ये रीजन है। Okay, read the statement carefully and choose the option that correctly describes statement A and R. Okay, देखो दो इक्वेशन दी हुई है, फिर assertion में दिया हुआ है the given pair of equation can be reduced to a pair of linear equations in two variables. क्या ये टू वेरिएबल्स में रिड्यूस किया जा सकता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा? अगर मैं 1/x को, जैसे हम u मानते हैं, और 1/y तो इसमें मानने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही लीनियर फॉर्म में है। तो मैं 1/x को u मान लूंगा तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। तो ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं हम बाद वाली स्टेटमेंट पर। रीजन क्या है? इन द गिवन इक्वेशन y कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय 1/p। क्या इक्वेशन को 1/p रखा जा सकता, y को 1/p रखा जा सकता है? रख लो, y को कुछ भी रख लो, इसमें क्या दिक्कत है? लो, मैंने रख दिया, y को 1/p रखा तो 6/p बन गया, इक्वल टू 7, ये बन गया, रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुई वो। लीनियर इक्वेशन अगर हमें बनाना है तब तो हमें 1/x को ही रखना पड़ेगा, तब हमें 1/x को पुट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसने कहा है, जनरली बोला इसने कि y को क्या ये रखा जा सकता है? हाँ, कुछ भी रख दो y को, उसमें क्या फर्क पड़ता है तो वेरिएबल ही। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि दोनों ट्रू हैं, दोनों हो सकते हैं, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ट्रू हैं, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी जीरोस डज हैव दिस, इसकी कितनी जीरोस हैं? जस्ट हमें पता है जीरो के इक्वल करेंगे, एक एक्स की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी, एक एक्स की वैल्यू -3 आएगी, तो दो इसकी जीरोस है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा, दो है इसकी जीरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1/10 थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा? वैल्यू पुट करो। लेट थीटा को 45 मान लेते हैं, लेट थीटा 45 है, तो 1/10 45 1 होता है, कोटेंजेंट 45 भी 1 होता है, तो 1/2 बन गया ये।
क्योंकि 1+1 नीचे 2 बन गया। 1/2 किस में बनता है वो चेक करते हैं। यहाँ 45 रखा, ये बना 1/√2। साइन भी 1/√2 होता है, तो ये भी ये बन रहा है 1/2। और चेक करता है कहीं और ना बन जाए। अगर और भी नहीं बन रहे हैं तो एक ही आंसर है, फिर अपना करेक्ट है। अगर और भी बन रहा है तो हमें कोई और एंगल पुट करना पड़ेगा। सीकेंट √2 होता है 45 पे, साइन 1/√2 होता है, ये तो 1 बन रहा है। ओके, टेंजेंट 1 होता है, कोटेंजेंट भी 1 होता है, 1 × 1 ये भी 1 बन रहा है। सीकेंट √2 होता है, कोसिकेंट √2 होता है, √2 × √2 2 बन रहा है। यानी कि एक ही ऑप्शन बचा है जो करेक्ट होगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट पी। पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पी पे राइट एंगल है। ओके, ए परपेंडिकुलर लाइन पी एस इज ड्रॉन फ्रॉम पी टू क्यू आर। पी से क्यू आर के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई। पी आर 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, एंड पी क्यू 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्हाट इज आर एस रेशियो एस क्यू। आर एस और एस क्यू का रेशियो बताना है। देखिए, ये मैंने आपको जब मैं ये चैप्टर करवा रहा था ट्रायंगल का, रिवीजन में भी मैंने ये बात स्पेशली आपको बताई है। 3 रिजल्ट्स मैंने ऐसे केस में आपको बताए हैं जनरली। क्या कौन कौन से 3 रिजल्ट, वो एक बार फिर से बता रहा हूं, ताकि अगर आपका वो पार्ट रह गया हो तो यहां से वो पार्ट कवर हो जाए। जब भी ऐसी ट्रायंगल बनती है, एक राइट ट्रायंगल है और जहां पर राइट एंगल वहां से परपेंडिकुलर बनाया गया है, तो 3 रिजल्ट्स हमें याद रखने होते हैं कि पी एस यानी कि जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर एस इंटू एस क्यू के। आर एस इंटू एस क्यू। ओके, फिर एक हम रिजल्ट लेते हैं पी आर स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इधर वाली साइड आर एस इंटू कंप्लीट साइड आर क्यू। और इसी तरीके से अगर मुझे पी क्यू का स्क्वायर लेना है, पी क्यू का स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल होता है, क्यू एस इंटू कंप्लीट साइड। क्यू एस इंटू कंप्लीट साइड। देखो, जब पी आर लेना है तो इधर वाली साइड ली जाएगी, और जब पी क्यू लेना है तो इधर वाली साइड ली जाएगी, और दोनों के इंटू में तो कंप्लीट साइड तो है ही। अब देखो, क्या इसी रिजल्ट से हम इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। देखो कैसे, लास्ट वाली 2 इक्वेशंस को आप डिवाइड करके तो देखो जरा एक बार। मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, आर क्यू से आर क्यू कट गया, आर एस और क्यू एस का रेशियो साफ साफ दिख रहा है, पी आर स्क्वायर बाई क्यू पी क्यू स्क्वायर होगा। साफ साफ दिख गया मुझे, देखो कुछ भी नहीं करना पड़ा, यहीं से डायरेक्ट मुझे पता चल गया। अगर मैं लास्ट की 2 इक्वेशंस को डिवाइड करता हूं तो आर एस बाई क्यू एस इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर। पी आर कितना है, पी आर 5 है, 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया, डिवाइडेड बाय पी क्यू 12 है, 12 का स्क्वायर किया 144 आ गया। यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दैट्स ऑल, यही कंसेप्ट था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इन द फॉलोइंग फिगर Q इज ए पॉइंट ऑन पी आर। Q एक पॉइंट है, S इज ए पॉइंट ऑन टी आर, ठीक है जी। क्यू एस इज ड्रॉन, क्यू एस को ड्रॉ किया गया, एंड एंगल आर पी टी, एंगल आर पी टी यानी कि ये वाला एंगल इक्वल है आर क्यू एस इसके। ओके, तो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? देखो बहुत ही इजी है इसको गैस करना। कोई भी साइड नहीं दी गई है, कोई साइड्स का रेशियो के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो एस वाला तो कंसेप्ट आएगा ही नहीं। यानी कि एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ही लगेगा। अब आप कहेंगे सर एंगल 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 कैसे हो गया, ये तो एक ही एंगल दिया हुआ था। देखो जैसे ही एक एंगल दिया, ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल दिए हैं, पैरेलल हो गई, तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल हो गया। 2 एंगल इक्वल, और ये कॉमन है। ये वाला एंगल आर तो छोटे वाली ट्रायंगल में भी और बड़े वाली ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो ये क्या है, एक दूसरे के कॉमन है। तो इसलिए एंगल 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 क्राइटेरिया ही लगा। बाकी आप बहुत ही इजीली गेस भी कर सकते हो कि कोई साइड्स का रेशियो का कोई कंसेप्ट दे ही नहीं रखा, तो एंगल एंगल ही बचता है अपने पास, एंगल एंगल वाला लगा देंगे हम। ना ही आर एच एस, ना एस एस एस, ना एस सी एस, तीनों में साइड की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ दीज इज ए रैशनल नंबर। पाई इरेशनल है, ये नहीं हो सकता, √5 इरेशनल है, ये नहीं हो सकता, ये बार लग गया।
ये देखो रिपीटिंग है ये, और रिपीटिंग हमेशा एक रैशनल नंबर होता है, इन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यही रैशनल नंबर है, ये इरेशनल है डी वाला, क्योंकि ये ना तो खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, shown below are the three triangles, the measure of two adjacent sides and included angle given for each triangle। ठीक है जी, एक एंगल दिया हुआ है, एंगल तो देखो तीनों में मुझे 60 दिखाई दे रहा है। अब आजू बाजू वाली साइड्स हैं, अगर उनका रेशियो इक्वल हो जाए तो मैं बता सकता हूं कि कौन सी ट्रायंगल सिमिलर है, यही बताना विच ऑफ दीज इज सिमिलर। ठीक है, तो मैं इधर चेक करता हूँ 4 और 6, 6 और 9 चेक करते हैं रेशियो। 4/6 और 6/9 क्या ये इक्वल आ रहा है? अभी मैं इक्वल का साइन नहीं लगा सकता जब तक इक्वल पता नहीं चलेगा। देखो एक आसान सा तरीका बताता हूँ रेशियो इक्वल चेक करने का। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो, इक्वल आ रहा है तो मतलब कि ये रेशियो इक्वल है। जैसे 9 4 जा 36 बन रहा है, 6 6 जा 36 बन रहा है, दोनों रेशियो इक्वल है, दोनों रेशियो इक्वल हैं, तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, यानी कि ये दोनों तो सिमिलर होंगी ही होंगी। अब हम क्या करते हैं, इसका और रेशियो चेक करते हैं। लेट इसके 6 9 वाले के साथ ही चेक कर लेते हैं। 3 2 जा 6 डबल हो गया, 4 2 जा 8 आना चाहिए था। चलो इसके साथ नहीं बन रहा तो आप सोच सकते हैं कि क्या क्या पता ऐसा हो कि 3 का 9 के साथ हो और 4 का 6 के साथ हो, ऐसा भी हो सकता है। चलो ऐसे भी चेक कर लेते हैं। 3 का 3 टाइम्स हो रहा है, 3 3 जा 9, तो 4 3 जा 12 आना चाहिए था, वो भी नहीं बन रहा, यानी कि ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। अब ये इसके सिमिलर नहीं है तो इसके भी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों तो आपस में सिमिलर है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा एक्स वाई जेड और पी आर क्यू, ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इन द फिगर गिवन, इन द फिगर बिलो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ हमें बतानी है। देखो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, हमें क्या करना है देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले ये देखो, ये 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी एंगल 45 ही होगा। ये मुझे क्लियरली पता है कि ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो ये बन गई आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाली साइड इसके इक्वल होगी ही होगी, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि BC तो 45 निकल गया, BC तो 45 निकल गया, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब अगर मैं कंप्लीट साइड AC निकाल पाऊं तो AC जितना भी होगा उसमें से 45 माइनस कर दूंगा, आंसर सामने आ जाएगा। अच्छा ऑप्शन में अगर मैं देखता हूं तो ये वाला देखो सी, मुझे दिख रहा है इसमें 45 माइनस हो रहा है। कैसे हो रहा है देखो, 45 इंटू रूट थ्री माइनस 45, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मुझे दिख रहा है कोई किसी में से 45 माइनस इसी ऑप्शन में हो रहा है, तो यही आंसर हो सकता है। बाकी हम चेक करेंगे इसको निकाल कर, आपको तरीका बताऊंगा मैं पूरा, आंसर यही होगा इसका। तरीका पूरा बता देता हूं, देखिए कैसे। दोबारा से हम ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, लेकिन अब हम जिस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे वो है ए सी डी। ये बीच वाली लाइन मैंने हटा दी, ओके, क्योंकि मुझे AC फाइंड करना है ना। ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, देखो 30 डिग्री है, जो साइड मुझे पता है वो क्या है, परपेंडिकुलर। जो साइड मुझे निकालनी है वो क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट कौन करता है, टेंजेंट कनेक्ट करता है। मैं यहाँ पर यूज करता हूँ टेंजेंट। 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, वो होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बी लिख लेता हूँ चलो, बेस। ओके, टेंजेंट रूट, टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बी, यानी कि बेस आ गया 45√3। तो 45√3 माइनस 45, आंसर हमारे सामने है, और सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विच ऑफ दीज इज ए पोलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस, जिसकी ये दो जीरोस है। जीरोस निकाल कर मत देखना, जीरोस निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, सम कर लो और प्रोडक्ट कर लो और मैच कर लो किसका सम और प्रोडक्ट यही बनता है। पहले मैं क्या करता हूं, इनका
प्रोडक्ट करता हूँ, प्रोडक्ट करना हमेशा ज्यादा आसान रहता है। 3 से 3 कट गया, प्रोडक्ट आ गया -1/4। किस किस में -1/4 बन रहा है, प्रोडक्ट निकलता है C बाय A करके, C बाय A -1/4 निकल रहा है, C बाय A इसमें भी -1/4 है, C बाय A इसमें भी -1/4 है, सिर्फ C है जिसके अंदर -1/4 नहीं है। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब हमें चेक करना पड़ेगा सम, कैसे 1/3 और -3/4 को ऐड कर देते हैं हम। एलसीएम आ गया 12, 4 -9 यानी कि -5/12 चेक करना है सम किस में आ रहा है। सम सम होता है -b/a, -b/a ये रहा -5/12 ए ऑप्शन में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर भी हमें इसी के साथ मिल चुका है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वहां से हम निकालेंगे, वहां से आंसर अपने आप निकल आएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर्स, दो या उससे ज्यादा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में किसे लिखा जा सकता है। जो भी कंपोजिट नंबर है सबको लिखा जा सकता है। 15 मुझे पता है कंपोजिट नंबर है, देखो 3 5 दो हो गए, दो या उससे ज्यादा पूछा तो दो भी हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे पता है 2 इंटू समथिंग आ जाएगा, फिर दो तो हो ही गए मिनिमम। अगर ये भी कंपोजिट नंबर हुआ तो और भी ज्यादा फैक्टर बन सकते हैं, तो ये भी लिखा जा सकता है। 15 देखो, दो तो पहले ही लिखे हुए हैं, अब 15 भी दो और प्राइम नंबर में टूट जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 13, तो ये तीन हो गए। तो सारे के सारे ही लिखे जा सकते हैं, सारे के सारे ही मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रोमी इज ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब आंख पर पट्टी बंधी हुई है, एंड आस्क टू पिक वन बॉल फ्रॉम ईच ऑफ द जार्स, हर जार में से एक बॉल उसे निकालनी है, किसको, रोमी को। द चांस ऑफ रोमी पिकिंग ए रेड बॉल इज सेम इन, सेम किस में होगा, रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी। ओके, या चांस, चांस मतलब वही है प्रोबेबिलिटी। यहां देखो 4 रेड है 4 ग्रीन है, रेड बॉल निकाली तो 4 बाय टोटल बॉल्स 8, 1/2 आ गई प्रोबेबिलिटी। यहां रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, 3 रेड है 3 ग्रीन है, तो 3/6 फिर से 1/2 आ गई। यहां चेक करते हैं 4 रेड है 2 ग्रीन है, 4 रेड 2 ग्रीन, तो 4 + 2 6 हो गई टोटल बॉल्स, तो 4/6 ये 2/3 आ रहा है। तो 1/2 1/2 यानी कि जार 1 और जार 2 के अंदर प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है रेड बॉल निकालने की, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 1 2 4 5 इज ए फैक्टर ऑफ द नंबर्स p एंड q, ठीक है, 1 2 4 5 इसका फैक्टर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑलवेज हैव 1 2 4 5 एज ए फैक्टर, किसका हमेशा 1 2 4 5 फैक्टर होगा। सम प्रोडक्ट का भी होगा, डिवीजन का नहीं होता। देखो 1 2 4 5 अगर किसी का फैक्टर है, कोई भी नंबर अगर किसी का फैक्टर है, तो वो उसके सम का, उसके डिफरेंस का और उसके प्रोडक्ट का भी फैक्टर रहता है। हाँ, जो डिवीजन है उसमें जरूरी नहीं है कि वो फैक्टर रहे, क्योंकि वो फैक्टर से फैक्टर कट हो जाता है अगर हम डिवाइड में रखते हैं तो इस वजह से जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में भी कई बार आपको देखने को मिलेगा कि फैक्टर नहीं रहता। तो इन दोनों में तो श्योर है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में भी होता है, सब्ट्रैक्शन में भी होता है, लेकिन कभी कभार नहीं भी होता। तो डिवीजन में तो हम ये कह सकते हैं कि डिवीजन में ऐसा नहीं होगा। तो p + q, p × q, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ है, ये रहा बी ऑप्शन के अंदर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लुक एट द नंबर्स शोन बिलो, जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उनकी तरफ देखो, देख लिया। विच ऑफ द अबव नंबर रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट, कौन सा है जो प्रोबेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। देखो माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट वो 0 से लेकर 1 तक हो सकती है, ना 0 से कम ना 1 से ज्यादा, ये हो सकती है।
ये भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ये 1 से ज़्यादा हो गई। तो ये 2 हैं जो प्रोबेबिलिटीज़ नहीं हो सकती और 99% भी हो सकती है। देखो परसेंटेज में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि 0 से लेकर 100% तक हो सकती है प्रोबेबिलिटी। परसेंटेज में अगर हम बात करते हैं तो 0 से 100%, अगर हम फ्रैक्शन में या नंबर्स में बात करते हैं तो 0 टू 1, तो ये होता है। तो परसेंटेज में 99% हो सकती है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, बिल्कुल ध्यान से हम लगाएंगे इसको। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, ये रहा डी ऑप्शन। देखो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, आप जल्दबाजी में यहाँ से तो ठीक कर देते हैं लेकिन यहाँ पर आप गलत मार्क कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, तो सेक्शन ए हमने कंप्लीट किया, हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ए फायर इंजन स्टैंडिंग नियर ए बिल्डिंग, ये फायर इंजन है जो कि एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है। एक्सटेंड इट्स लेडर टू लेंथ ऑफ 10 मीटर्स, ये जो लेडर है उसको 10 मीटर्स की लेंथ तक वो एक्सटेंड करता है। रीच ए सर्टेन विंडो इन द बिल्डिंग, और ये दिया हुआ है हमें 3 मीटर, 3 मीटर ऑलरेडी ये ऊपर है, और ये बिल्डिंग से इसका जो गैप है वो दिया हुआ है 6 मीटर। देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ही ये क्वेश्चन है। कैसे? देखो ये दिया हुआ है 10, ये दिया हुआ है 6, ये हमें फाइंड करना है। फिर उसके बाद ये 3 मीटर ऊपर है, 3 मीटर ऊपर। तो पूछा हाइट ऑफ विंडो फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड यहाँ है। बस हम क्या करेंगे, एक्स निकाल देंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, जो कि हमें याद है 6, 8, 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। 8 आ गया, इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये ग्राउंड से डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि 8 + 3 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर बेस्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। Two statements are given below, one labeled assertion, एक assertion लिखा हुआ है, and other labeled reason, और एक reason लिखा हुआ है। Read the statements carefully and choose the option that correctly describe the statement, assertion and reason. Okay, हम पहले केयरफुली रीड करेंगे और फिर आंसर मार्क करेंगे। तो ये दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, फॉर्म ए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चेक करते हैं पहले। कंसिस्टेंट में दो ही केस आते हैं, मैंने आपको बताया, इंटरसेक्टिंग वाला, और जो दूसरा केस है वो आता है कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि एक के ऊपर दूसरी लाइन। तो दो केस आते हैं, दोनों हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो 9/6 मैंने किया, फिर मैंने किया 12/8, 12/8, क्या ये इक्वल है? ऐसे मल्टीप्लाई करके देख लो, दोनों में 72 बन रहा है, इक्वल है ये फ्रैक्शन, तो ये तो इक्वल है, यानी कि थर्ड भी अब इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो फिर ये पैरेलल लाइन चला जाएगा, यानी कि इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो थर्ड क्या, -7 और -14 नहीं है इक्वल। ये तो इक्वल है लेकिन ये नॉट इक्वल है किसके, -7/-14, क्योंकि ये तो 1/2 बन रहा है और इधर ये 3/2 बन रहा है। तो पैरेलल लाइन यानी कि इनकंसिस्टेंट। और जब भी देखो रीजन, जब भी ये आता है कि रीजन फॉल्स है, तो एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा जिसके अंदर रीजन फॉल्स है। रीजन फॉल्स एक ही ऑप्शन में, तो अब सॉरी एसर्शन, आई एम सॉरी, एसर्शन जब भी आपको दिख रहा है फॉल्स है, तो आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है कि ए इज फॉल्स। तो आर को हमें अब चेक करने की जरूरत नहीं है, आर को चेक करने की जरूरत नहीं है, एसर्शन फॉल्स हो गया, यानी कि डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Two identical fair dice have numbers 1 to 6 written on their faces. Both are tossed simultaneously. दोनों एक साथ उछाली जाती हैं. What is the probability that product of the number that turn up is 12? जो ऊपर नंबर आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट 12 बन रहा है। देखो दो डाइस है, हमें पता है टोटल केसेस 36 होते हैं। अब दो नंबर्स ऊपर आ रहे हैं, उनका प्रोडक्ट 12 है। 2 6 का प्रोडक्ट 12 हो सकता है, 6 2 का प्रोडक्ट 12 हो सकता है। देखो 1 और 12 का तो मतलब ही नहीं बनता। वैसे ये तुम देख सकते हो कि 12 किस किस से मिलके बन सकता है प्रोडक्ट में, अगर हम देखें तो 1 12 2 6 3 4 इन्हीं से मिलके बन सकता है बस। तो जिसमें 12 तो डाइस के ऊपर होता ही नहीं, तो 2 6 इसका उल्टा 6 2, या फिर 3 4 इसका उल्टा 4 3। बस ये चार ही केसेस हैं जिनका प्रोडक्ट बन सकता है 12। तो 4 और टोटल केसेस 36, 1/9 आंसर आ गया।
1/9, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। हाउ मेनी जीरोस डज द पॉलिनोमियल दिस हैव। देखो वैसे तो क्वाड्रेटिक है तो हम दो जीरोस इसकी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें चेक करना बनता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम दो जीरोस हो सकते हैं, मिनिमम ऐसा भी हो सकता है कि एक ही हो या उससे भी कम जीरो भी हो। तो हम क्या करेंगे, 293x मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, क्या बचा, इधर बचा x, इधर बचा -1, इक्वल टू जीरो करना है जीरो निकालने के लिए। जब इसको जीरो किया तो x की वैल्यू जीरो आ गई, जब इसको जीरो किया तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो दो जीरोस हैं इसकी, ये मुझे दिख गया 0 और 1, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, what is the value of q if p by 2 plus 3q 6 के इक्वल है, 2p minus 2q 10 के इक्वल है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एलिमिनेशन लगा दो या सब्स्टिट्यूशन लगा दो, वो आपकी मर्जी है। जैसे मैं अभी फिलहाल इसके अंदर एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, जो p बाई 2 है उसे मैं बनाऊंगा 2p के इक्वल, कैसे, 4 से मल्टीप्लाई करके। अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो बना 2p, अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो बना 12q, अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6 4 जा 24। अब मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये तो उड़ गया, क्या बचा, -14q इक्वल टू, इधर भी -14 बच रहा है, यानी कि q की वैल्यू 1 निकल गई। तो q की वैल्यू 1 है, तो मैं ए आंसर मार्क कर सकता हूं, ए आंसर मार्क कर सकता हूं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, question number 26, what is the value of k such that the following pair has infinitely many solutions। many solutions में रेशियो इक्वल होता है, हम चेक करते हैं, देखो x से बना -3x, -3 मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी -3 मल्टीप्लाई कर दो, -2 में -3 मल्टीप्लाई किया 6, 6y आना चाहिए, यानी कि k की वैल्यू 6 हो गई। बस इतना सही था ये, रेशियो सेम रखना है, चेक कर लो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वही मल्टीप्लाई उसके अंदर होना चाहिए। इसमें भी देख सकते हो आप कि -3 ही मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि इनफाइनाइटली में तीनों रेशियो सेम रहते हैं, तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इन द फिगर बिलो आर टी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आर टी ये रहा, ये 1 सेंटीमीटर है, ओ क्यू 3 है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया बताना है। देखिए हम क्या करेंगे ये आपको दिया हुआ है सेमी सर्कल, ये इधर एक रेक्टेंगल दे दिया गया है, अगर मैं O से S को मिलाता हूं तो वो रेडियस के इक्वल ही होगा, जो रेडियस है, जो O से T तक है वही O से S तक होगा, इसे मैं x मान लेता हूं, तो O से T तक भी ये x हो गया। तो O R कितना बचा भाई, ये 1 दिया हुआ है, तो x माइनस 1 बच गया, ये x माइनस 1 बच गया। अब ये x माइनस 1 है और ये कितना है, ये 3 है, तो देखो एक राइट ट्रायंगल मेरे पास कुछ इस तरीके से बन रही है, ये x है, ये 3 है, ये x माइनस 1 है। माइंड में सोचो क्या कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसके अंदर लग सकता है, अगर लगता है तो ठीक है, नहीं तो पाइथागोरस से x निकालना पड़ेगा। 3 किस किस में आता है, मुझे पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, जिसमें 5 हाइपोटेनस होता है, यानी कि अगर मैं x को 5 ले लेता हूं तो क्या ये 4 बन रहा है, यस 5 माइनस 1 4 बन रहा है, यानी कि यही पाइथागोरियन ट्रिपलेट है इसके अंदर। बस इतना सा हमें सोचना है, कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो नहीं लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि 90 डिग्री में तो पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी, ये तो श्योर है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी लगेगा। 3 4 5 लग गया इसके अंदर, यानी कि रेडियस कितनी है इसकी, ये रही 5, रेडियस 5 है। ओके, अब हमें कैसे करना है, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है वो देखिए, ये तो आप समझ गए कि 3 4 5 यहां पर लग गया, ये तो आप समझ गए कि 3 4 5 यहां पर लगा दिया मैंने। अब देखो ये डिस्टेंस निकल चुका है 4, ये डिस्टेंस निकल चुका है 4, और रेडियस आ चुकी है 5, इस सेमी सर्कल की रेडियस 5 आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेमी सर्कल, सॉरी ये क्वाड्रेंट में से, क्योंकि शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो क्वाड्रेंट में से रेक्टेंगल माइनस कर देंगे। पहले रेक्टेंगल का एरिया देख लो क्या आ रहा है, 3 4 जा 12, 12 किस में माइनस हो रहा है, इन दोनों में माइनस हो रहा है। अब हमें क्वाड्रेंट का और निकालना है, क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर अपॉन 4, पाई 22/7 ले सकते हो, या देखो पाई में ही आंसर है तो पाई में पाई को ही ले लो,
आर स्क्वायर 25, क्योंकि रेडियस 5 निकली है हमारी, रेडियस 5 निकली है, तो 25/4 होता है 6.25, यानी कि सीधा सीधा बी आंसर इसका मार्क हो रहा है। 6.25 पाई माइनस 12, यही इसका आंसर मार्क हो रहा है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी था, बस आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला एक बार आप रिवीजन वीडियो देख लेना, जो मैंने कंप्लीट मैथ जो रिवाइज करवाया है, तो उससे आपको काफी हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28, shown below is a board divided into 6 identical sectors, 6 सेक्टर्स बने हुए हैं with a pointer that can be spun on it, ठीक है, ये इसके ऊपर स्पन यानी कि स्पिन हो सकता है। when the pointer is spun, it spins for some time and come to a stop on a sector, ठीक है, एक सेक्टर पर आकर रुकता है। the chances of it stopping on any sector are equal, okay। Arif wants to color सम सेक्टर्स ग्रीन, कुछ सेक्टर्स को वो ग्रीन कलर करना चाहता है। हाउ मेनी सेक्टर्स शुड बी कलर्ड ग्रीन सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन ए ग्रीन सेक्टर इज 1/3। कितने सेक्टर ग्रीन करे कि प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाए? देखिए, देखते ही आंसर पता चलना चाहिए आपको। 2 सेक्टर करेगा, क्योंकि टोटल सेक्टर है 6, 2 करेगा तभी तो 2/6 करेगा और प्रोबेबिलिटी 1/3 आ जाएगी। तो सीधा डायरेक्ट माइंड में ही आंसर हो जाना चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का आपका, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। इन द फिगर बिलो द स्क्वायर JKLM इज इंस्क्राइब्ड, JKLM विद इन ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर JKLM बनाया इसने, JKLM, ओके। ट्रायंगल JMN, ओके, इधर एक ट्रायंगल और बना दी इसने बाहर, इज ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। द पॉइंट मार्क्ड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट? शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। देखो, जब ये 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये दोनों रेडियस है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये तो स्क्वायर बन गया ना पूरा, ये तो पूरा स्क्वायर बन गया, आप देख पा रहे होंगे ये बात, ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, कंप्लीट ये स्क्वायर बन गया, ओके। अब हमें क्या करना है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में से, यानी कि एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इनटू साइड, स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं ये वाला सेक्टर का एरिया माइनस कर देता हूं, ये वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देता हूं, तो बच जाएगा शेडेड पार्ट। सेक्टर का एरिया, सेक्टर क्वाड्रेंट का एरिया, क्वाड्रेंट ही तो है ये सेक्टर, 90 डिग्री है तो क्वाड्रेंट का एरिया मुझे माइनस करना है, जो कि πr²/4 होता है। पहले तो ये देखो 1 में से कौन माइनस हो रहा है, ये दोनों ऑप्शन 1 में से माइनस हो रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर का एरिया 1 माइनस सेक्टर। अब सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, πr², रेडियस भी 1 होगी, रेडियस क्योंकि ये एक स्क्वायर बन रहा है तो ये 1 है तो ये भी 1 होगी। 1 πr² डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 1 माइनस π/4। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ऐसे डायग्राम देखकर मैंने काफी स्टूडेंट्स को देखा, डायग्राम देखते हैं घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। हाँ, एक बार के लिए छोड़ सकते हो आप लास्ट में आके, लेकिन करो जरूर इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 माइनस π/4, थोड़ी सी कॉमन सेंस और आपको विनर बना देगी। नेक्स्ट, अल्फा इज एक्यूट एंगल देन साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, ये आपको याद होगा कि हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। अगर याद नहीं भी है तो कोई भी एक एक्यूट एंगल ले लो, लेट 30 ले लिया मैंने, तो साइन 30 क्या होता है, 1/2 यानी कि 0.5, प्लस कोस 30 क्या होता है, √3/2 यानी √3 कितना, √3 यानी कि 1.73 समथिंग, और डिवाइड बाय 2 किया तो 0.8 समथिंग आएगा, तो 0.5 और 0.8 1.3 बन रहा है, यानी कि मैं देख रहा हूँ 1 से तो बड़ा आ गया, दोनों का सम, साइन अल्फा और कोस अल्फा दोनों का सम 1 से ज्यादा आ रहा है, तो क्लियर सी बात है 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेस देन 1 नहीं होगा, इक्वल टू 1 नहीं होगा, या ये भी नहीं होगा, कैन नॉट से, तो ग्रेटर देन 1 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, ओह फेमस क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर
जो रिवीजन सीरीज मैंने बनाई है उसके अंदर मैंने आपको एक ट्रिक दी हुई है कि जब भी ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो और ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो, ऐसे केस में बी एफ बाय एफ ई इक्वल हो जाता है बी ई बाय ई सी के। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक बार फिर से देख लो, बी एफ बाय एफ ई इक्वल हो जाता है बी ई बाय ई सी। डायरेक्ट याद रखना है आपको, ये डायरेक्ट तो बी एफ बाय एफ ई ही पूछा है, बी एफ बाई एफ ई इक्वल होगा बीई बाई ई सी। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट आपको याद रखना है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, काफी इजी था ये भी। एक्स एक्सिस डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन रेशियो, ये भी अगेन एक इजी क्वेश्चन है। ये भी मैंने रिवीजन सीरीज में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे करना है। 2, -3 एक ये पॉइंट हो गया, एक है 5, 6। एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है जिसके अंदर y 0 होता है, y होता है 0, सिर्फ y वालों का डिफरेंस ले लो। -3 और 0 का डिफरेंस हो गया 3, 0 और 6 का डिफरेंस हुआ 6, रेशियो आ गया 1:2। 3 पे कट कर दिया मैंने, 1:2, यानी कि ए करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। खाली डिफरेंस लो, वही तो रेशियो है, डिफरेंस ही तो रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। A number of the form 8 power n, where n is a natural number greater than 1, cannot be divisible by, देखो 8 पावर n, 8 पावर n, जहां पर n क्या है, दो, एक से बड़ा है, एक से बड़ा है तो दो हो सकता है, तो दो ले लो, 64 मान लो, तुम दो ही मान लो। एन लेट एन इक्वल टू 2, अब डिवाइड करके देख लो, सीधा सीधा तुम्हें पता चल जाएगा कि को किससे डिवाइड नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं खास बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, ये कैन नॉट बी डिविजिबल है। कई बार हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी में, इज डिविजिबल बाय, ये पढ़ लिया हमने और देखा 1 1 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है 1 आंसर हो गया। हमें बिल्कुल फोकस होके क्वेश्चन पढ़ना है, कैन नॉट मतलब कैन नॉट ही है, इससे डिवाइड नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा है तो 1 से तो डिवाइड होगा, 40 से डिवाइड नहीं होगा, सीधी बात है, 40 से कहां से 64 डिवाइड हो जाएगा, 64 से हो जाएगा। और n को हमने 2 माना है तो 2 2 जा 4, 2 पावर 4 16, 16 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है जिससे डिवाइड नहीं हो सकता, वो है बी 40। दैट्स ऑल, पुट करके देख लो, सबसे ज्यादा इजी। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रैक्शन 7/q has a terminating decimal expansion, which of these cannot be q, q कौन सा नहीं हो सकता। देखो टर्मिनेटिंग है तो q में 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं आना चाहिए, तो इसमें सभी में 2 ही आ रहा है। देखो 8 क्या होता है 2 पावर 3, और ये तो 2 है ही, इसमें 3 आ गया, तो कैन नॉट क्यू, क्यू नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 आ गया, तो 3 आ गया तो टर्मिनेटिंग कहां से रह जाएगा भाई, टर्मिनेटिंग थोड़ी रह जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, एस एंड टी आर 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं, ऑन आरपी एंड आर क्यू, आरपी और आर क्यू के ऊपर, और सच दैट एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू, एस टी पी क्यू के पैरेलल है इस तरीके से, द रेशियो ऑफ आर टी टू टी क्यू, आर टी और टी क्यू इसका रेशियो 1:2 का है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी, इस वाली ट्रायंगल का एरिया 100 है, हमें बताना है इसका एरिया। देखो काफी इजी है, जैसे ही पैरेलल बनाया ट्रायंगल होगी सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एस टी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू, क्या होगा, क्या होगा, साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। अब आर एस की एक साइड हम ले लेते हैं, लेट आर टी ले लिया, और इसकी भी एक साइड ले लेते हैं, लेट आर क्यू ले लिया, इसका स्क्वायर होगा। अब देखो आर टी और टी क्यू दिया हुआ था, मैं क्या करता हूँ दोनों को ऐड करके आर क्यू निकाल लेता हूँ जो कि 3 है। देखो कोरस्पॉन्डिंग साइड का यही मतलब होता है, यहीं पर कंफ्यूजन होगी तुम्हें। आर टी 1 है, ये है 2, तो हमें पूरी साइड चाहिए क्योंकि ट्रेंगल पूरी ली गई है, तो 1/3 लेना पड़ेगा, 1/3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, 1/9, यानी कि इसका एरिया अगर 1 है तो इसका एरिया 9 है, यानी कि इसका एरिया अगर 100 है तो इसका एरिया 900 है। अगर छोटे वाली ट्रायंगल का एरिया 100 है तो बड़े वाली ट्रायंगल का एरिया
900 होगा, पूरी ट्रायंगल का एरिया 900, और हमें तो सिर्फ इतना चाहिए। तो 900 में से ये 100 माइनस कर दो, 800 आ गया। 800 आ चुका है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डी। डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 800 स्क्वायर यूनिट। ये रेशो बहुत ही ध्यान से लेना, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर एस टी पैरेलल टू क्यू आर, फिर से उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है। एस डिवाइड्स पी क्यू इन एस पी क्यू को 4:5 में, यानी कि ये 4 है और ये नीचे वाला 5 है। एस टी 1.6 है, देन व्हाट इज क्यू आर? क्यू आर बताना है। देखो सीधी सी बात है, एस टी बाय क्यू आर, यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल की साइड बाय बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, ये ऐसे ही इक्वल टू में लेना है। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड बाय बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, 4 + 5 कर दो 9, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 114.4 बाय 4, यानी कि 3.6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, काफी इजी था। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। P and Q are two positive integers such that P ये है और Q ये है, where P and Q are prime, then LCM बताना है। LCM में हम क्या करते हैं, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें प्राइम फैक्टर्स की मैक्सिमम वाली पावर उठाते हैं। जैसे P की पावर इधर 3 है, P की पावर इधर 2 है, तो हम P की पावर 3 उठाएंगे एलसीएम में, इनटू Q की पावर इधर 1 है और इधर Q की पावर 2 है, तो Q की पावर 2 उठाएंगे। एलसीएम आ गया P क्यूब Q स्क्वायर, पी क्यूब क्यू स्क्वायर, सी ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 3/4 दिया हुआ है, तो कोस थीटा की वैल्यू बतानी है हमें। देखो इसके अंदर एंगल पुट करने की बजाय हम क्या करेंगे, एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कोस निकालना है, हमें पता है इस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में कैसे बदला जाता है। मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बस यही पुट करना है, कोस अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं रख रहा हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू 3/4 है, यानी कि ये बना कोस स्क्वायर थीटा -1, और ये बना प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। -1 कहाँ जाएगा, +1 बन जाएगा। कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर थीटा 7/4 आ गया। अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो 4 + 3 7, और 2 जाएगा डिवाइड में, तो 7/8, लेकिन ये कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर 7/8 है, तो कोस रूट 7/√8 होगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आप अगर एंगल पुट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और रख भी नहीं पाते, क्योंकि हमें जिन एंगल्स की वैल्यू पता है उन पे तो ये सेटिस्फाई होना ही नहीं है। जो हमें 5 एंगल्स हमें पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन पांचों में से कोई भी एंगल पर ये सेटिस्फाई नहीं होगा, तो एंगल रखने के इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता। इसको इसी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। P and Q are the zeros of this, then what is? ये तो बहुत इजी है, बिल्कुल सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। देखिए कैसे, पहले 1/p + 1/q, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सिर्फ एलसीएम, पी क्यू एलसीएम आया, इधर आया q + p, इसको अलग से पढ़ा रहने दो प्लस पी क्यू को, इसको, क्योंकि अब देखो हम p + q निकाल सकते हैं, p × q निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस -b/a 1 आ गया, 4/4 1 आ जाएगा, और ये c/a 1/4 आ गया। पुट करनी है बस, इसके अंदर पुट करनी है वैल्यूज। देखो p + q तो 1 होता है, बाय पी क्यू 1/4, 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, प्लस पी क्यू 1/4 ऐड करेंगे, तो 4 4 जा 16 + 1 17/4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस व्हेन रिटन इन डेसिमल फॉर्म? डेसिमल फॉर्म में लिखे तो मैक्सिमम 6 कहां पर आ सकते हैं?
देखो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे पता है 3 बार 6 आएगा। इसको डिवाइड, ये तो 1/2 है जो कि 0.5 होता है, 6 आएगा ही नहीं। ये आएगा 0.6। अब ये क्या है, डिवाइड में 3 है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट होगा ही नहीं है, यानी कि 0.666666 चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 इसी में आएगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, कंटिन्यूअसली आप डिवाइड करते जाएंगे, ये चलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आ गए हैं सेक्शन सी के ऊपर। तो पहली एक्टिविटी एरिया रिलेटेड टू सर्कल से दी गई है। चलिए देखते हैं क्या है। शोन बिलो द टॉप व्यू ऑफ ए स्टेडियम, स्टेडियम का टॉप व्यू दिया हुआ है। देयर इज ए बैडमिंटन कोर्ट एट द सेंटर, सेंटर पर ये रहा बैडमिंटन कोर्ट है। द स्टेडियम इज सराउंडेड बाय जॉगिंग ट्रैक, ये जॉगिंग ट्रैक है एक। द ट्रैक इज सेमी सर्कुलर, ओके ये सेमी सर्कुलर है एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द कोर्ट, यानी कि यहाँ पर और नीचे की तरफ। The fountains coverage at the center of the respective semicircles, फाउंटेन कवरेज दी हुई है। देखो इसके अंदर तो ये 100 डिग्री वाला दिया हुआ है और इसके अंदर ये 45 डिग्री आप देख पा रहे हो, ये फाउंटेन है। द जॉगिंग ट्रैक इज यूनिफॉर्म विड्थ 2 मीटर, जॉगिंग ट्रैक की यूनिफॉर्म विड्थ हमें दी हुई है 2 मीटर की। ओके अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये भी दिया हुआ है कि पाई को 3.14 लेना है। ओके व्हाट इज द एरिया ऑफ जॉगिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक का एरिया पूछा है। तो देखो हम टुकड़ों में कर करके निकालेंगे इसको। सबसे पहले बैडमिंटन कोर्ट को आप देखिए, कुछ इस तरीके से बैडमिंटन कोर्ट वाला जो पार्ट है वो बना हुआ है। फिर उसके बाद ये सेमी सर्कल्स हैं, इधर ये सेमी सर्कल्स हैं। मैं पहले इन दो रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल लेता हूँ। कैसे भाई, मुझे देखो ये साफ साफ दिख रहा है, ये 40 है और इसकी ब्रेड्थ तो 2 है ही, 2 है, यानी कि ये एक रेक्टेंगल है जिसका ये 40 है लेंथ और ये ब्रेड्थ हो गई 2, तो 80 निकल गया। 40 इंटू 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 80 प्लस 80 160। 160 तो सिर्फ इतने पार्ट का आया है, यानी कि आंसर तो 160 से ज्यादा ही होना है, ये तो बात क्लियर ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 16 ए तो हो नहीं सकता। अब पार्ट कौन सा बचा, अब ये दो सेमी सर्कल्स बच गए, एक सेमी सर्कल ये रहा और एक सेमी सर्कुलर रिंग ये रही। तो पूरा अगर मैं मिलाता हूं इनको तो पूरा ये ऐसे सेमी सर्कुलर एक रिंग बन चुकी है। अब इसका रेडियस हमें पता होना जरूरी है। अगर अंदर वाले का या फिर बाहर वाले का रेडियस पता चल गया तो मैं इजीली दूसरे का निकाल सकता हूं, क्योंकि विड्थ मुझे 2 पता है। देखते हैं डायग्राम में, ये 40 दिया हुआ है, डायमीटर 40 है, देखो बाहर वाले का डायमीटर है ये 40, यहां से लेकर यहां तक 40 है, तो रेडियस बाहर वाले की 20 हो गई। बाहर वाले की रेडियस 20 है, अंदर वाले की 2 कम कर दो 18 आ गई। अब हम कैसे निकाल सकते हैं इसका एरिया, पाई पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस तरीके से। तो 3.14 इंटू ये होता है 400 माइनस 324 76, ये मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ये सर्कुलर इस पार्ट का आ गया और ये इसका था रेक्टेंगुलर पार्ट का, दोनों को प्लस करते ही आंसर आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट निकाल लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, अप्रोक्सीमेट भी अगर हम निकालेंगे तो आंसर निकल जाएगा। 76 इंटू 3 कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि आंसर तो एक्चुअल में उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा लेकिन हमें पता चल जाएगा क्योंकि ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं। अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं। 76 3 जा ये बना 210 प्लस 18 228, तो 228 मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ 228, तो इधर बना 8 इधर बना 8 और इधर बना 3, 388 से ज्यादा ही होगा आंसर, क्योंकि हमने सिर्फ 3 लिया है जबकि था वो 3.14। तो सीधी सी बात है, एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज 398.64। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी सिंपल था ये तो। What is the area occupied by fountain shown below the court in figure? नीचे एक कोर्ट के नीचे ये फाउंटेन दिया हुआ है, इसका हमें एरिया बताना है। देख रहा है मुझे 45 डिग्री, यहीं पर सोल्व कर देता हूँ। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर, अंदर है तो रेडियस 18 है इसकी, यानी कि 324 या 18 इंटू 18 लिख सकता हूँ मैं, 18 इंटू 18, तो 45 8 जा, ये 8 पर कट हो गया। देन इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 45 8 जा ही होता है ना,
हाँ ठीक है, 45 8 जा। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये कट हो जाएगा 4 पे, 4 टू जा, और 4 पे मैंने ये कट कर दिया। ओके, 2 पे मैं इसे कट कर देता हूँ, तो 2 पे अगर मैं इसे कट करता हूँ तो ये बनेगा 1.57, 1.57। ओके, अब मैं देखता हूँ 9 9 जा, ये तो हो गया 9 9 जा 81, 81 को 1.57, या ये कहूँ कि 81 को अप्रोक्सीमेटली 15 से मुझे मल्टीप्लाई करना है। अप्रोक्सीमेट आंसर निकालते हैं। 15 वन जा 15 और 15 एट जा 120, तो 121, तो 121 के अप्रोक्स, थोड़ा इससे ज्यादा, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन, क्योंकि देखो अप्रोक्सीमेट का यही फायदा है, हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर हम करेंगे पॉइंट्स में निकल तो एग्जैक्ट आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट में हमें आंसर जरूर पता चल जाएगा, उसके बहुत ज्यादा क्लोज होगा वो। तो 127.17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये यहाँ से हटा देता हूँ मैं। अब देखते हैं हम इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ गार्डनिंग इज ₹300 पर मीटर स्क्वायर, 300 रुपए 1 मीटर स्क्वायर का है। ओके, एंड एरिया ऑफ फाउंटेन नेक्स्ट टू द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड कौन सा है, ये रहा, फ्लावर बेड के साथ जो फाउंटेन है इसका एरिया, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया दे दिया गया है हमें, ट्रायंगल का एरिया। ओके, वो कितना दिया गया है, ट्रायंगल का एरिया 150 मीटर स्क्वायर है। तो गार्डनिंग द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड को गार्डनिंग का कॉस्ट कितना आएगा, फ्लावर बेड को गार्डनिंग का कॉस्ट कितना आएगा, फ्लावर बेड, यानी कि ये हमें निकालना है सेगमेंट। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये एक सेक्टर जो दिया हुआ है ना, मैं 100 डिग्री का एक सेक्टर जो दिया हुआ है, 100 डिग्री का, उसका सेगमेंट, इसका एरिया हमें निकालना है और उसको इस कोस्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये बेसिकली क्वेश्चन है। हम कैसे करेंगे, पहले सेक्टर, कंप्लीट सेक्टर का एरिया मैं निकाल सकता हूं, उसमें से अगर मैं ये ट्रायंगल जो कि 150 जिसका एरिया दिया हुआ है वो मैं अगर माइनस कर देता हूं, तो सेगमेंट का एरिया बच जाता है, उसको 300 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूं, सेक्टर का एरिया दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर, 18 इंटू 18, तो ये 5/18 हो गया, 18 से 18 कट भी हो गया, 18 5 जा 90, 90 अगर मैं 9 से इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 14 9 जा 126, और 9 3 जा 27, 28, 282.6 आ गया। ये पूरा सेक्टर निकल गया। ये जो मैंने अभी अभी निकाला है वो मैंने निकाल दिया पूरा सेक्टर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से अगर मैं ट्रेंगल माइनस करता हूँ ना, तभी ये फ्लावर बेड का एरिया निकाल पाएगा, ट्रेंगल, जो कि ट्रेंगल कितनी है, 150 है। मैंने 150 इसमें से माइनस कर दिया, मैंने 150 माइनस किया, तो मैंने देखा ये बन रहा है 132.6, इतना बन रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसकी कॉस्ट 300 के हिसाब से निकाल दो, 300 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और कॉस्ट निकल आएगी 13 3 जा 39 होता है, यानी कि हमें पता चल गया अप्रोक्सीमेट यही इसका आंसर होगा। अब पूरा मल्टीप्लाई करना चाहे पूरा कर सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट से अगर हमारा काम चल रहा है तो बहुत बढ़िया। तो 39780 ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 44, इफ द रेट ऑफ फेंसिंग इज ₹150 पर मीटर, फेंसिंग का जो रेट है वो 150 रुपीज है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फ्लावर बेड ओनली, फ्लावर बेड, फ्लावर बेड आपको दिख रहा होगा, मैं ये सब हटाता हूँ। फ्लावर बेड पर फेंसिंग करनी है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ओनली फ्लावर बेड पर फेंसिंग करनी है। इसमें नीचे भी करनी है क्या, ये अभी क्वेश्चन में पता चलेगा। बी ओनली ऑन द कर्ड पोर्शन, नहीं, कर्ड पोर्शन पर करनी है सिर्फ यही, तो हमें बताना है कि उसकी कॉस्ट क्या आएगी। सिंपल है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यही तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है। तो थीटा कितना है, 100/360 इंटू 2 इंटू पाई है 3.14, और रेडियस है 18, तो ये तो फिर से वही 5/18,
18 से 18 कट हो गया, 5 टू जा 10 बना 31.4 और कॉस्ट कितनी है 150। 150 अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कॉस्ट आ जाएगी 15 3 जा 45, 45 से थोड़ा सा ज्यादा, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द स्टेडियम? बाउंड्री की लेंथ कितनी है? बाउंड्री, एक बार मैं स्टेडियम को बना लेता हूँ। कुछ इस तरीके का है ये स्टेडियम, जिसमें ये 40 है और ये भी 40 है और ये सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस 20 है और ये भी सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस 20 है। तो बाउंड्री कैसे निकाल सकता हूँ? देखो 40 प्लस 40 80 प्लस ये सेमी सर्कल बन गया पूरा सर्कल 2 पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर यानी कि 18। तो अब अप्रोक्सीमेट हम निकाल लेते हैं, देखो कैसे। 18 टू जा 36, 36 थ्री जा 108 होता है, 108 और इसमें 80 ऐड करता हूं मैं तो 188 आ रहा है, 188 से थोड़ा ज्यादा। अब देखो 188 से बाकी तीन ऑप्शन तो कम ही है, ज्यादा तो एक ही बचा है, यानी कि डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो काफी इजी था इसको सोल्व करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, ये जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, ये आपको दिया हुआ है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। शोन बिलो इज अ टाउन प्लान ऑन ए ग्रिड कोऑर्डिनेट ग्रिड। ओके, इसमें दिया हुआ है वेयर 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, एक यूनिट 1 किलोमीटर है। कंसीडर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच बिल्डिंग टू बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ये सब दिया हुआ है, कंसीडर। ओके, which of the following pairs of houses has same abscissa या x कोऑर्डिनेट? सेम किस में है? देखिए देख लेते हैं हम सेम। पहले ऑप्शन देखने पड़ेंगे हमें, हाउस 5 हाउस 6 हाउस 5 हाउस 7, मतलब हाउस 5 के इक्वल किसका x कोऑर्डिनेट है ये हमें बताना है। तो ठीक है, हम देखते पहले हाउस 5 को लोकेट करो। ये रहा हाउस 5। अब इसके सेम x ये है ना, ये 4 है, तो हाउस 7 और हाउस 2 ये दोनों के x वाले पार्ट सेम है h5 के। तो हम देखते हैं h5 के यहाँ पर 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो 7 यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। हाउस 5 और हाउस 7 इन दोनों के x वाले कोऑर्डिनेट या एब्सिसा दोनों के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस 1, हाउस 1 along the path? स्कूल एंड हाउस 1, स्कूल एंड हाउस 1। ओके, ये हम देख लेते हैं। स्कूल मुझे दिखाई दे रहा है, ये रहा स्कूल, ये रहा, और हाउस 1 ये रहा। ओके, कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके ये देख लेते हैं हम। इसके कोऑर्डिनेट है 1,6 स्कूल के, देखो x1 है यहाँ पर, y6 है, x1 है y6 है, और हाउस 1 के कोऑर्डिनेट 3,3, इसके 3,3 है। तो डिस्टेंस कैसे निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, वही 2 का स्क्वायर और इधर 3 का स्क्वायर, तो रूट 13 आ गया, रूट 13 आ गया, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। A well is dug at a point along the path joining the pond and the hospital. The ratio of distance between the pond and well so that the well and hospital is 4:1। ये कह रहा है कि एक कुआं खोदना है, कहाँ पर? पोंड और हॉस्पिटल के रास्ते में, कि रेशो 4:1 हो। एक बार देख लेते हैं पोंड और हॉस्पिटल को, यहां से पोंड एंड हॉस्पिटल, पोंड, ये रहा पोंड और ये हॉस्पिटल है, इनके बीच में एक कुआं खोदना है और वो इस तरीके से खोदना है कि 4:1 में आ जाए रेशो। तो मतलब इससे 4 पार्ट दूरी पे है, इससे 1 पार्ट, तो क्लियर बात है इसके ज्यादा नजदीक होगा हॉस्पिटल के, हॉस्पिटल के यानी कि यहाँ कहीं होगा 4 पॉइंट समथिंग, और ये इधर कहीं होगा 3 पॉइंट समथिंग। खैर हमें क्या चाहिए था ऑप्शन में? एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो 4 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, 4 पॉइंट समथिंग। अच्छा एक बार ऑप्शन पहले चलो लिख लेते हैं हम 3 5। मैं अगर पोंड का लिखता हूँ तो 3 5 के कोऑर्डिनेट्स हैं पोंड के, और अगर मैं हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ यहाँ से
तो हॉस्पिटल के बन रहे हैं 5 3, हॉस्पिटल के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 5 3 के अंदर। तो मुझे पता तो चल गया कि यहाँ कहीं होगा, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग के अराउंड तो होगा ही होगा, ये तो बात श्योर हो जाती है। 4 एग्जैक्ट 4 से तो बहुत ज्यादा क्लोज होगा इसके। तो दो ही ऑप्शन बनते हैं, ये इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या तो 4.25 या 4.6, दोनों ऑप्शन रख के देखते हैं। मान लो मैंने 4.6 रख लिया, वो ज्यादा क्लोज है 5 के, इसलिए मैंने पहले लिया है। अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लियर बात है। तो 4.6 मैंने देखा, देखो ये x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, तो x वालों का डिफरेंस देखूंगा मैं। 3 और 4.6 का डिफरेंस आ रहा है 1.6, 4.6 और 5 का डिफरेंस आ रहा है 0.4। तो क्या रेशो 4:1 बन रहा है? यस, 16 और 4 अगर आप कट करेंगे 4:1 बन रहा है, यानी कि 4.6 ही है जो इसे 4:1 में डिवाइड कर रहा है। चाहे आप सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, वहां से भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। चलो वो भी मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ, सेक्शन फॉर्मूला भी मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। 4:1 है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स किसके इक्वल होगा? 4 into 5 दैट इज 20 प्लस 1 into 3 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 4 + 1 दैट इज 5। तो ये बना 23/5 दैट इज 4.6। तो यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो इन विच हाउस 1 डिवाइड्स द पाथ जॉइनिंग हाउस 3 एंड पुलिस स्टेशन। भाई इनके कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने पड़ेंगे। पहले मैं यहां पर लिखूंगा H3 के कोऑर्डिनेट्स, यहां लिखूंगा पुलिस स्टेशन के कोऑर्डिनेट्स, और यहां लिखूंगा हाउस 1 के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो यहां से हम लिख लेते हैं सबसे पहले हाउस 1 के कोऑर्डिनेट्स जो कि 3 3 है। हाउस 1 के कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे जो कि 3 3 है। ओके, हाउस 3 और पुलिस स्टेशन, हाउस 3, ये हाउस 3 ये रहा, 2 2 है हाउस 3 के कोऑर्डिनेट्स। हाउस 3 के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स देख रहा हूँ तो वो आ रहे हैं 2 2। और पुलिस स्टेशन के कोऑर्डिनेट्स, पुलिस स्टेशन, पुलिस लिखा हुआ होगा, ये रहा, ये है। तो 5 5 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 5 के। ओके, 5 5 हमें रेशियो बताना है, खाली डिस्टेंस चेक कर लो, एक्स वालों का डिस्टेंस चेक कर लो बस। एक्स यहाँ पर आ रहा है 1 और 3 और 5 के बीच में 2, तो रेशियो 1:2 हो गया, दैट्स ऑल। यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 1:2, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चाहे वाई वालों का डिफरेंस चेक कर लो, रेशियो सेम रहता है 1:2। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। Which of the following pair of buildings are separated by same distance as that of school and police station? ओके, पहले हमें स्कूल और पुलिस स्टेशन का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इसके लिए स्कूल और पुलिस स्टेशन, ये रहा स्कूल, और पुलिस स्टेशन ये रहा पुलिस स्टेशन। ओके, मैं देख रहा हूँ स्कूल के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 6, पुलिस स्टेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 5। मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, 4 और 5, 1 और 5 के बीच का गैप 4 का स्क्वायर 16, 6 और 5 1, 1 का स्क्वायर 1, √17 आ रहा है। अब मुझे चेक करना है √17 किस किस में बनेगा, इनमें से, या ओनली किस में बनेगा, वही आंसर मुझे मार्क करना होगा। पहले पॉन्ड एंड हाउस देखते हैं, पॉन्ड एंड हाउस, पॉन्ड येरा और हाउस येरा, तो इसमें तो नहीं है। आप चाहे तो पाइथागोरस से भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आपको ऐसे ही करना है। अब देखो यहाँ पे ये गैप 2 का है, ये गैप 2 का है, तो ये 2 है, ये 2 है, पाइथागोरस से ये 2 √2 आ गया, यानी कि ये √17 तो नहीं बन रहा, √8 बन रहा है, यानी कि ये डिस्टेंस तो नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद सेकंड है स्कूल एंड हाउस 1। ओके, स्कूल एंड हाउस 1, ये रहा स्कूल और ये रहा हाउस 1, इसमें ये वाला डिस्टेंस 2 है और ये वाला डिस्टेंस 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये तो √13 बन रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता। ओके, वाटर टैंक एंड हाउस, देखो ये हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम लास्ट लगा देंगे, सीधी सी बात है। वाटर टैंक एंड हाउस 3, वाटर टैंक एंड हाउस 3, वाटर टैंक ये रहा और हाउस 3 ये रहा। ओके, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना, मैं देख रहा हूँ ये 1 है, ये 1 है और ये 4 है, ये 4 है, तो 1 और 4 में पाइथागोरस लगाएंगे, वही आ गया 16 + 1 यानी कि √17। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। आप चाहें तो पूरे कोऑर्डिनेट्स निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज
कर सकते हैं। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। ये सीबीएसई के द्वारा भेजे गए पेपर थे जो कि उन्होंने 1-2 दिन पहले सेंड किए हैं। तो ये आप ज़रूर कर लेना, और अब तो खैर एंड में आ गए तो कर ही लिए होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड बी हैप्पी।